एक बहुत ही बड़ी सी आलीशान हवेली जहां पर एक जॉइंट फैमिली साथ रहती है और वो फैमिली कोई भी मामूली नहीं बल्कि एक माफिया की फैमिली है जिनमें घर का मुखिया अथर्व मलिक जो अपने समय के काफी मशहूर माफिया थे जिनका दबदबा आज भी कायम है, तो उनके बेटे समर मलिक जो खुद भी एक काफी बड़े और खतरनाक माफिया है जो अपने पिता के ही नेक्स्ट कदमों में चलकर काफी ज्यादा डेंजर और क्रूअल माफिया डॉन बने जो अपने पिता के तरह ही काफी ज्यादा खतरनाक है और इनका नाम सुनते ही बड़े बड़े नेता से लेकर मिनिस्टर तक कांप जाते हैं, जिनका काफी सारी फील्ड में बिजनेस है। ये बुरा काम जरूर करते हैं मगर वो भी अच्छाई के लिए। और अब आते शौर्य मालिक, जितने ज्यादा इनके दादा और पिता डेंजर नहीं होंगे उससे भी कई ज्यादा डेंजर ये, और इनका नाम ही काफी है। इनका नाम सुनते ही लोगों के पेट गिले हो जाते हैं क्योंकि ये अच्छों के लिए अच्छे और बुरे के लिए मौत के देवता से कम नहीं है, जो अपने परिवार से काफी ज्यादा प्यार करता है और इसके लिए इसके परिवार से ज्यादा मायने कोई भी नहीं रखता। अगर कोई इनके परिवार की तरफ आंख उठाकर भी देखता है तो ये उनके शरीर से उस इंसान की जान कब निकाल लेता है ये तो उस इंसान को भी नहीं पता होता है। जिसे नफरत है सख्त लड़कियों से, इसे तो लड़कियों से इतनी ज्यादा नफरत है जिस कारण इसने कभी भी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर तक नहीं देखा। यहाँ तक कभी किसी लड़की ने इसके करीब भी आने की कोशिश की तो इसने बिना किसी भाव के उसकी जान बड़ी ही आसानी से ले ली। यहाँ तक ये अपने घर की लेडीज जो इनकी दादी माँ और बहनें उनसे तक कभी ठीक से कोई बात नहीं की है। ये कभी भी किसी के सामने अपने इमोशन नहीं दिखा पाता, या यूं कहो इसे दिखाना ही नहीं आता। शौर्य मालिक 6 फीट लंबा, गोरा रंग, हरी आंखें, बिना किसी भावों के, घने काले बाल, मस्कुलर परफेक्ट बॉडी सेव, जो भी लड़की इसे एक नजर ही देखे वो अपना दिल हार जाए। मगर कहते हैं एक आदमी को बनाने में और उसे बिगाड़ने में दोनों में ही एक औरत का हाथ होता है। अनजाने में ही शौर्य ने भी अपनी जिंदगी में एक ऐसी गलती कर दी जिसकी कोई माफी नहीं है, ना ही वो कभी भी उस गलती की कोई कीमत चुका सकता है, और उसकी उस एक गलती ने ही इसकी पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी। तो चलिए अब चलते हैं कहानी की तरफ। एक बहुत ही बड़ी आलीशान हवेली, रात का समय, घर के मुखिया की चेयर पर घर के बड़े अथर्व मलिक बैठे होते हैं और उनके बगल में उनकी पत्नी आरती जो अपने समय की एक बहुत ही बड़ी न्यूरो सर्जन है। साथ ही उनके बेटे समर मलिक, उनकी पत्नी सुहानी जो खुद भी एक बहुत बड़ी हॉट सर्जन है, बैठी होती है, और उनके बच्चे जिनमें सुहानी की बेटी सुहाना, उसका भाई सूर्या और उनके बड़े दादू के पोते पोती आशनी, युगाव्या होते हैं। सारे लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं। पहले इनकी फैमिली में और भी ज्यादा लोग थे मगर एक हादसे में उन सबकी जान चली गई जिसके कारण ये फैमिली आधी ही रह गई। तभी आरती जी बोली, सुहानी बेटा कुछ पता है शौर्य कब तक आएगा? जिसे सुनकर सुहाना बोली, नहीं माँ मुझे नहीं पता, आपको तो पता है ही ना। शौर्य कैसा है, वो ना किसी से कोई बात करता है ना ही किसी से कुछ भी बोलता है। कुछ साल पहले तो कम से कम वो थोड़ा बहुत बोल भी लिया करता था, मगर उस दिन जो भी हुआ उसके बाद तो वो थोड़ी बहुत जो बात होती थी वो भी करना छोड़ दिया है। बोल वो उदास हो जाती है और अपनी बहू की इस बात को सुनकर आरती का मुंह उतर जाता है, जिन्हें ऐसे उदास देखकर सुहाना बोली, दादी आप भाई को छोड़ो, भाई तो आ जाएंगे घर और एक दिन सब ठीक भी हो जाएगा, मगर आप ऐसे उदास होना बंद करो और अपना खाना फिनिश करो। जिसे सुन वो हाँ में अपना सर हिला अपना खाना खाने लगती है। दूसरी तरफ एक बड़े से अंधेरे कमरे में कुछ आदमी अपने घुटनों के बल किसी आदमी के सामने बड़ी ही बुरी हालत में बैठे अपनी जान की भीख मांग रहे होते हैं, और एक लड़का जिसकी हरी आंखें उसे काफी ज्यादा खतरनाक बना रही होती हैं और उसकी आंखों में किसी भी तरह का कोई भाव नहीं होता है, यहाँ तक उसका पूरा फेस बिना किसी भाव से भरा होता है। तभी वो आदमी बोले, हमें माफ कर दो शौर्य सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब हम कभी भी आपके खिलाफ जाने की कोशिश नहीं करेंगे, बस हमें माफ कर दीजिए। हम वादा करते हैं हम कभी भी आपको धोखा देने की या आपके खिलाफ जाने की कोई भी कोशिश नहीं करेंगे, बस हमें इस बार माफ कर दीजिए। बोल वो दोनों ही आदमी शौर्य का पैर पकड़ गिड़गिड़ाने लगते हैं, मगर उन सभी बातों को इग्नोर कर शौर्य अपनी डेंजर आवाज में बोला, क्या तुम हमारे काम करने के रूल्स भूल गए? शौर्य मलिक की डिक्शनरी में माफी शब्द के लिए कोई भी जगह नहीं है। मैंने तुम्हें बोनिक दी थी लड़कियों की इसमगनन करना बंद करो, मगर नहीं, तुम लोगों ने मेरे मना करने पर भी छोटी बच्चियों और लड़कियों को किडनैप कर उन्हें हमारे देश से बाहर भेजकर उन्हें बेचने की कोशिश की, इसके लिए तुम्हें कोई माफी नहीं मिल सकती। इतना बोल शौर्य बिना किसी भाव के उन 4 आदमियों के माथे के बीचों बीच निशाना लगा देता है,
जिस कारण वो सारे लोग मर जाते हैं, जिन्हें देखकर शौर्य अपने एक आदमी से बोला, इन सबको उठाकर मगरमच्छ से भरे तालाब में उठाकर फेंक दो। जिसे सुन उसके सारे आदमी अपना सर झुकाकर उसकी सारी बातें मान लेते हैं और शौर्य वहां से चला जाता है। शौर्य करीब 2 बजे रात को अपने घर वापस आता है। जब वो अपने घर वापस आता है तो देखता है उसकी मोम उसका इंतजार करते हुए ही हॉल के सोफे पर बैठी बैठी ही सो रही है। ये देख शौर्य अपनी मोम के पास जाता है और उन्हें देखकर बोला, मोम। मोम जिसे सुन सुहानी उठकर अपने बेटे को देखने लगती है और उसे देख बोली, आ गए बेटा तुम। जिसे सुन शौर्य हाँ में अपना सर हिला देता है। ये देखकर सुहानी बोली, तुम अपने कमरे में जाकर हाथ मुंह धो लो बेटा, मैं तुम्हारा खाना लगा देती हूँ। अपनी माँ की बात सुन शौर्य बिना कुछ बोले ही वहां से अपने कमरे में चला जाता है। जिसे ऐसे जाते देख सुहानी उदास हो जाती है और खुद से बोली, पता नहीं कभी इसके जीवन में कोई खुशियां आएगी भी या नहीं, या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। इतना बोल वह भी अपने कमरे में चली जाती है, क्योंकि वह शौर्य के कमरे में नहीं जा सकती थी, क्योंकि शौर्य को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कोई भी उसके कमरे में आए, फिर चाहे वो उसकी माँ ही क्यों ना हो। जब शौर्य अपने कमरे में वापस आ जाता है तो वह अंदर आकर डोर लॉक कर लेता है और उस कमरे को देखता है, जिसे देखकर उसे एक लड़की की दर्द से भरी चीखें सुनाई देने लगती हैं। साथ ही उसके रोने और गिड़गिड़ाने की आवाज़ें उसे अपने कानों में सुनाई देने लगती हैं और उसके सामने कुछ धुंधली तस्वीरें भी दिखाई देने लगती है, जिसे याद कर शौर्य की आंखें हल्की सी नम हो जाती हैं और उसकी आंखों से एक बूंद आंसू की लुढ़क कर उसके गालों में आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता में एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर एक लड़की डॉक्टर के सामने खड़ी थी और डॉक्टर उसे देखकर बोले, राधा तुम्हारे बेटे के लिए एक डोनर मिल गया है, मगर उसके लिए तुम्हें मुंबई जाना होगा, वहां पर तुम्हारे बेटे का इलाज अच्छे से हो सकता है और वहां के हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी है जो यहाँ पर भी नहीं है। और मुझे लगता है तुम्हारे बेटे का ऑपरेशन 6 महीने तक हो जाना चाहिए। अगर तब तक उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसका बच पाना मुश्किल है। डॉक्टर की बात सुनकर राधा बोली, डॉक्टर मैं अपने बेटे के लिए मुंबई जाऊंगी, मैं अपने दोनों बच्चों को बचाने के लिए कहीं भी जाऊंगी, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, बस मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। राधा की बात सुनकर वह डॉक्टर बोला, राधा तुम्हारे बेटे के लिए तो डोनर मिल गया है, पर तुम्हारी बेटी के लिए कोई भी डोनर नहीं मिल पाया है और मुझे नहीं लगता कोई डोनर मिल भी पाएगा, मगर तुम अपनी बेटी का इलाज मुंबई के बड़े हॉस्पिटल में करती हो तो शायद कुछ मैजिक हो जाए और तुम्हारे दोनों बच्चे बच जाए। मैं तुम्हें वहां के एक बड़े डॉक्टर का नंबर दे देता हूँ और उन्हें सब बता देता हूँ, पर याद रहे राधा वहां के हॉस्पिटल का खर्चा महीने का ही लाखों में होगा, क्या तुम इतना कर पाओगी? उस डॉक्टर की बात सुनकर राधा बोली, डॉक्टर मैं कुछ भी करूँगी, मैं पैसे जमा कर लूंगी, आप उसकी चिंता मत करो, बस मेरे दोनों बच्चे ठीक हो जाए, मुझे उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। इस पर डॉक्टर बोली, तो ठीक है, मैं वहां के डॉक्टर से बात कर लेता हूं। जिसे सुनकर राधा अपने दोनों हाथ डॉक्टर के सामने जोड़ लेती है और उसकी आंखें भी हल्की सी नम हो जाती है। नमस्ते दोस्तों, मैंने अब तक जो भी कहानी लिखी ये उन सबसे अलग है। कहते हैं एक माँ खुद भूखी रहकर अपने बच्चों को पालती है, एक माँ अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए जी तोड़ मेहनत मजदूरी करती थी, यहाँ तक एक माँ अपने बच्चों का पेट पालने के लोगों के घर उनके झूठे बर्तन तक साफ कर लेती है। साथ ही एक माँ अपने बच्चों को कभी किसी चीज की कमी ना हो पाए इसलिए खुद को तक बेच देती है। तो मेरी ये नई कहानी भी एक माँ के संघर्ष से भरी है जो अपने बच्चों को किसी चीज की कमी ना हो, इसलिए वो एक प्रोस्टिट्यूट का काम करती है ताकि उसके बच्चों को कभी भी पैसों की कमी ना हो। तो मैं आप सबसे बोल दूं, मेरी ये कहानी काल्पनिक होने के साथ ही आधी वास्तविकता पर आधारित है। अगर आप इसे सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को फॉलो करें।